हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अविनाश विश्वास और आप देख रहे हैं मैथ्स में। एक बार फिर से हाजिर हूं नंबर सिस्टम के टॉप 5 क्वेश्चन के साथ। तो फटाफट शुरू करते हैं आज का सवाल। तो आपके सामने प्रश्न है कि 1 से 10 तक की संख्याओं के वर्गों का योगफल ज्ञात कीजिए। नंबर सिस्टम का प्रश्न है, एनटीपीसी 2016 में यह पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, तो देखिएगा कैसे ज्ञात करेंगे। जब इस तरह से प्रश्न दे दिया जाए कि 1 से n तक की संख्याओं के वर्गों का योगफल की गणना कीजिए, तो उसको कैसे बनाते हैं देखिएगा। एक फॉर्मूला होता है कि 1 से n तक की संख्याओं के वर्गों का योग, संख्याओं के वर्गों का योग बराबर एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है? n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 के बटा में 6 होता है। ठीक है, क्या है? 1 से n तक की संख्याओं के वर्गों का योगफल अगर ज्ञात करना हो आपको, तो इस फॉर्मूला का यूज करना होगा। ठीक है, हमको क्या सवाल दिया है कि 1 से n तक की नहीं 10 तक की ज्ञात करना है। ठीक है, तो n बराबर क्या मान लेंगे हम? n बराबर 10। ठीक है, n बराबर क्या है? 10 है। अब इस फॉर्मूला पे बैठा लेंगे इसको, तो कैसे होगा? योग बराबर चलेंगे n इंटू n प्लस 1। ठीक है, n के जगह पे क्या है? 10 है, और यहाँ क्या ले लेंगे? 10 प्लस 1 है ना, फिर 2 गुना 10 प्लस 1 के बटा में 6। ठीक है, क्या कर रहे हैं? n के जगह पे 10 को रख रहे हैं। ठीक है, तो जहां जहां n था वहां वहां आप देख सकते हैं कि 10 रख दिए हैं, और इसको हल कर लेंगे, कुछ नहीं करना है। तो क्या जाएगा यहाँ? 10 और ये 10 और 1 मिलकर क्या होते हैं? 11 होते हैं। 11 से गुना कर लिए, फिर से गुना का चिन्ह देंगे। 10 दूना 20, 20 और 1 21, ऐसा कर लेंगे। फिर उसके बाद क्या हो जाता है? 6 है ना। अब इसको कटा सकते हैं। 2 से कटाइएगा 3 बार में कटेगा, 2 से ये 5 बार में कटेगा, 3 से ये कितना बार में कटा? 7 बार में कटा। तो इस तरह से योग निकल के मेरा आ जाएगा। गुना करेंगे, इस 5 से 11 में कर लेंगे 55, और 55 में 7 से कर लेंगे, 55 में 7 से, और नीचे तो कुछ बचा नहीं है। इस तरह से निकलेगा 7 पचे 35 की 5 3, और 7 पचे 35 और 3 38, 385 निकल के आ जाएगा। ठीक है, क्या निकल के आया? 1 से 10 तक की संख्याओं के वर्गों का योगफल कितना हो जाएगा? 385 हो जाएगा। यही इसका आंसर है। इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है? 1 से n तक की संख्याओं के वर्गों का योगफल ज्ञात करने के लिए बोल दिया जाए, तो उसको इसी फॉर्मूला पे बनाइएगा। n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बटा में 6, इस पे बनाएंगे, बन जाएगा। 1 से 50 तक अगर बोल दे तो भी हम इसी फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे। n का मतलब यहाँ पे कुछ भी रख सकते हैं, जितना सवाल में बोला जाए उतना रख सकते हैं। अगर 10 यहाँ बोला था तो n बराबर हम क्या लिए? 10 लिए। अगर सवाल में 20 बोल देता कि 1 से 20 तक के संख्याओं का वर्गों का योगफल ज्ञात कीजिए, तो n बराबर मेरा क्या हो जाता? 20 हो जाता है ना। अगर 30 तक बोल देता कि 1 से 30 तक का ज्ञात कीजिए, तो n बराबर 30 हो जाता है ना। यानी कि n जो है क्या है? जितना तक पूछेगा वही n है। तो n का वैल्यू यहाँ क्या है? 10 है। इस तरह से इसको हल कर दिया गया। इसका दूसरा तरीका भी है, उसको भी बता देते हैं। इसका दूसरा विधि देखिएगा, जो कि सोच कर बनाया जा सकता है, सिर्फ सोच करके बनाया जा सकता है। ठीक है, ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होगा। क्या है कि 1 से 10 तक के वर्गों के योगफल ज्ञात कीजिए। 1 से 10 तक, 1 से 10 तक की संख्याओं का वर्गों का योगफल, यही ज्ञात करना है हमको। तो देखिएगा, 1 से 10 तक चलेंगे। 1 से 10 तक संख्या लिख लीजिए, इनको वर्ग करते चलेंगे, है ना। तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा और 10 हो जाएगा, है ना। अब क्या बोला है? 1 से 10 तक तो ये संख्या हो गया है, इसको वर्ग करना पड़ेगा। चलिए वर्ग कर लेते हैं। सब पे घात में 2 रख देंगे, यही वर्ग होता है। ठीक है, अब क्या कर लेंगे? 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना होगा? अब इनको स्क्वायर करने के बाद में, वर्क करने के बाद में इसका जो वैल्यू निकलेगा उसको लिखेंगे। तो 1 का 1 हो जाएगा, 2 का 4 हो जाएगा, 3 का 9 हो जाएगा, 4 का 16 हो जाएगा, है ना। 5 का 25 हो जाएगा, 6 का 36 हो जाएगा, 7 का 49 हो जाएगा, 8 का 64 हो जाएगा, 9 का 81 हो जाएगा, और 10 का 100 हो जाएगा, है ना। अब इन सबको जोड़ लेंगे।
इन सबको जोड़ने पर आपको क्या मिलेगा 385। जोड़कर देख लीजिएगा, इन सबको जोड़ लेंगे तो 385 हो जाएगा। ठीक है, ये दूसरा तरीका हो गया है। तो इससे बढ़िया है, ये भास्ट पड़ता है, ये लॉन्ग हो जाएगा। अगर आपको बोल दिया जाए कि 1 से 50 तक की संख्याओं का वर्गों का योगफल ज्ञात कीजिए, तो उसके लिए आपको 1 से 50 तक की संख्या लिख करके उसको वर्ग करके उसका वैल्यू निकाल करके उसके बाद में उन सबको एक साथ जोड़ करके यहाँ लिखना पड़ेगा, है ना। तो ये काफी लॉन्ग हो जाएगा, ज्यादा दिक्कत होगा इसको बनाने में, लेकिन तरीका है तो इसको भी जानना जरूरी है। इसलिए इसके लिए एक फॉर्मूला दिया गया है, वो फॉर्मूला यही है कि n इंटू n प्लस 1 इंटू में 2n प्लस 1 बटा में 6। ठीक है, तो ये फॉर्मूला काफी आसान होगा। अगर बोल देगा कि 1 से 50 तक का बताइए तो आराम से n की जगह 50 रख करके बना लीजिएगा, जो आ जाएगा वही उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया कि इसको बोल सकते हैं कि प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल ज्ञात करने का तरीका। प्राकृत संख्या इसको बोल सकते हैं। प्राकृत संख्या जानते हैं ना, 1 से अनंत तक होता है प्राकृत संख्या, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। चलिए दूसरा सवाल बनाते हैं। देखिएगा, प्रश्न दिया हुआ है 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 14 है। यदि उसमें 36 जोड़ा जाता है तो उसके अंकों का स्थान आपस में बदल जाता है, तो दोनों अंकों में से छोटा अंक कौन सा है। ठीक है, इस प्रश्न में दिया हुआ है कि 2 अंकों का एक ऐसा संख्या है जिसको आपस में जोड़ दिया जाता है तो 14 हो जाता है। 2 अंक का संख्या। ठीक है, संख्या क्या होते हैं, 2 अंक का संख्या। अगर हम बात करें 2 अंक का संख्या तो क्या हो सकता है, 2 अंक का संख्या ले लीजिए 1 और 2, ये क्या है 2 अंक का संख्या। ठीक है, इसको क्या पढ़ते हैं, इकाई पढ़ते हैं, इंग्लिश में इसको वंस बोलते हैं, है ना। इसको दहाई बोलते हैं, इसको दहाई बोलते हैं, इंग्लिश में इसको टेंस बोलते हैं, है ना, वंस और टेंस। तो 2 अंक का संख्या क्या होता है, 2 अंक का संख्या को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि 10x प्लस में y, है ना। अब 10 कहाँ से आया, ये चीज समझने वाली बात है कि 10x प्लस y क्यों लिखा जा रहा है। 10x प्लस y इसलिए लिखा जा रहा है क्योंकि दहाई वाला जो टर्म होता है वो 10 के रूप में होता है। ठीक है, 10 के रूप में इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि 12 को अगर लिखना हो तो आप कैसे लिखिएगा, 10 प्लस 2 इस तरह से लिख सकते हैं। 12 को आप क्या लिख सकते हैं, 10 प्लस 2 लिख सकते हैं। तो 2 अंक का जो भी संख्या होगा 10 के पोजीशन में होगा, है ना, 10 के पोजीशन में होगा। इसीलिए 2 अंक का किसी भी संख्या के बारे में बात किया जाता है तो उसको क्या मानते हैं, 10x प्लस y। ये क्या दर्शाता है कि 2 अंक का संख्या है जिसमें y क्या होता है, इकाई का स्थान होता है, और x क्या होता है, दहाई वाला स्थान होता है ना। अगर हम 34 लिखें, 34, तो इसमें बताइए दहाई वाला टर्म कौन सा है, तो 3 क्या है, टेंस है, दहाई वाला है ना। और 4 क्या है, यानी 4 क्या है, इकाई है। ठीक है, तो इसको भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10x प्लस y लिखने का मतलब ये हुआ मेरा कि 10 गुना 3 और प्लस में 4, यानी कि देखिए 10 या 30 हो जाएगा, 30 और जोड़ 4 कर लेंगे तो 34 हो जाएगा, है ना। तो चलिए ये चीज आप समझ चुके होंगे कि 2 अंक का संख्या जब लिखना हो तो 10x प्लस y क्यों लिखते हैं, 10x प्लस y क्यों लिखते हैं, ये चीज आपको ठीक से समझ में आ गया होगा। क्योंकि 34 लिखे हैं, 34 को क्या किए हैं, 10x प्लस y के रूप में कैसे लिखे हैं, तो 10 गुना में 3, x का वैल्यू कितना है, 3 है, और y का वैल्यू कितना है, 4 है ना। तो 10 या 30 और 4 34, 34 हो गया, यानी कि 2 अंक का संख्या हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल क्या दिया है इसको देखेंगे। तो 2 अंकों की वैसी संख्या की बात की जा रही है जिसका योग 14 होना चाहिए, है ना, जिसका योग 14 होना चाहिए। देखिए 2 अंक का संख्या 12 भी है, लेकिन इसको जोड़ेंगे तो 14 होगा, 3 ही हो जाएगा। यह भी संख्या 2 अंक का है, लेकिन इसको जोड़ने पर कितना आएगा, 3 और 4 को जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा, जबकि 14 आना चाहिए। ठीक है, तो वही संख्या हमको ज्ञात करना है। तो मान लेंगे कि माना कि 2 अंकों की संख्या बराबर, अब इसको मिटा देता हूं। ठीक है, दो अंकों की संख्या बराबर क्या, 10x प्लस में y, है ना। यह हो गई 2 अंकों की संख्या। तो प्रश्न में क्या बोला है कि 2 अंकों का योग जो है 14 है ना। तो 2 अंक हम क्या क्या लेंगे, x प्लस y ले लेंगे, बराबर में 14 लिखेंगे। ये मेरा समीकरण 1 हो जाएगा, है ना। ये प्रश्न से चले हम, प्रश्न में ऐसा बोला है तब लिखे, है ना, इसीलिए इसको लिखेंगे प्रश्न से, है ना। क्या लिखा हुआ है कि x प्लस y बराबर 14।
ठीक है। अब दो अंकों का जो संख्या था ना उसको आपस में जोड़ा जाता है तो 14 हो जाता है, ठीक है। अब आप सोचिएगा कि 10x प्लस वाई जो होता है ये दो अंकों का संख्या होता है, फिर दो अंक की संख्या की बात कर रहे हैं और x प्लस वाई सिर्फ लिख रहे हैं, यहाँ 10 क्यों नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। तो हम 10 इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि एग्जाम्पल समझिएगा, अगर हमको 54 लिखना हो तो हम क्या करते हैं, 5 पर 4 54 लिख देते हैं, है ना। इससे मेरा क्या पता चलता है कि ये 5 जो है ना, इसको लिखते हैं 10 गुना 5 और इसको 4, इस तरह से, यानी कि 50 और प्लस 4 54 हो गया। ना कि ऐसा नहीं लिखते हैं कि यहीं पे हम क्या कर लेंगे, 10 लिख लेंगे फिर 5 लिखेंगे उसके बाद में 4 लिखेंगे, ऐसा नहीं लिखते हैं। ये 10 कहाँ होता है, 5 के अंदर होता है ना। दहाई के स्थान पे जो भी अंक होगा उसमें 10 का मल्टीपल होता है, 10 का गुणज होता है ना। दहाई के स्थान पे जो भी अंक होगा उसमें 10 से गुणा किया हुआ रहता है। जैसे यहाँ पे हम 36 लिखे, अगर कहीं 36 लिख देते हैं तो ये क्या है, 30 है ना, और प्लस 6 है ना। तो इसमें क्या देख रहे हैं हम लोग, 10 तो देख ही रहे हैं, 3 में क्या है 10 है। इसीलिए क्या करते हैं कि दो अंकों की संख्या को दिखाते कैसे हैं, 10x प्लस वाई से, और अंकों का योग लिखना है तो x प्लस वाई लिखेंगे, है ना। क्योंकि अंकों का योग लिखने के लिए हमको यहाँ पे 54 लिखना हो, अगर हमको 54 लिखना हो तो यहाँ पे 10 नहीं लिखेंगे, सिर्फ 5 और 4 लिख लेंगे, है ना, ताकि ये क्या हो जाएगा, 5 पर 4 54 हो जाएगा, ठीक है। आगे समझिएगा। अब प्रश्न से फिर से बोला जा रहा है, प्रश्न में क्या बोला जा रहा है कि यदि उसमें 36 जोड़ा जाता है तो उसके अंकों का स्थान आपस में बदल जाता है, ठीक है। अंक का स्थान आपस में बदलेगा तो होगा क्या, देखिए 10 हो जाएगा, y हो जाएगा, प्लस में x हो जाएगा। अंक का स्थान बदलने का मतलब है कि इकाई का स्थान दहाई पे आ जाता है और दहाई का स्थान इकाई पे चला जाता है, ठीक है। लेकिन ये जो 10 है ये यहीं बना रहता है, सिर्फ x और y का वैल्यू क्या होता है, चेंज होता है, ठीक है। तो अंक इस तरह से बदलता है, 10x प्लस वाई के फॉर्म का अंक होता है, संख्या होता है ना। और यदि उसके स्थान को बदला जाएगा तो y दहाई के स्थान पे आएगा और x कहाँ जाएगा, इकाई के स्थान पे, तो 10y प्लस x हो जाएगा। आगे देखिएगा, तो लिखेंगे यहाँ पे कि 10x प्लस वाई, है ना, दो अंकों के संख्या में क्या होता है, 36 को जोड़ दिया जाता है। प्रश्न में ऐसा बोला जाता है कि संख्या में 36 को जोड़ा जाता है तो उसका जो स्थान है आपस में बदल जाता है, यानी कि 10x प्लस वाई संख्या था, है ना, लेकिन स्थान जो है आपस में बदला है तो होगा क्या, यहाँ पे 10y हो जाएगा और y के जगह पे x हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, है ना। आगे बढ़ेंगे, देखिएगा अब क्या होगा कि यहाँ लिखेंगे 10x प्लस में y लिखेंगे। अब देखिए x y वाले को एक तरफ कर लेते हैं और अंक को एक तरफ भेज देते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे x y है और यहाँ भी x y है, इसको हम उठा करके बाएं तरफ लाते हैं तो बराबर की इस तरफ लाएंगे तो क्या होगा, ये जो प्लस में है माइनस में हो जाएगा, तो माइनस 10y माइनस x, या अभी जो प्लस में है आएगा तो माइनस में हो जाएगा, और बराबर की इस तरफ क्या जाएगा, 36 जाएगा, जो कि माइनस में हो जाएगा, माइनस 36, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग देख रहे हैं अब यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि 10x माइनस x हो जाएगा, यानी कि 9x हो जाएगा। अच्छा, और 10y में से y को घटाया जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 9y हो जाएगा, है ना, बराबर में क्या हो जाएगा, माइनस 36। इसको समझना होगा क्या हो रहा है कि इसको हम जोड़ रहे हैं, है ना, तो प्लस माइनस घटता है, x को x से घटाना पड़ेगा क्योंकि माइनस का चिन्ह है, और y को y से घटाना पड़ेगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। तो 10x में से x गया तो 9x हो जाएगा, और 10y में से y जाएगा तो क्या हो जाएगा, 9y हो जाएगा, है ना। अब 9 को हम कॉमन लेते हैं, x माइनस वाई कर लेंगे, दोनों में 9 है इसलिए 9 क्या हो गया, बाहर हो गया है, और माइनस में क्या हो गया, 36 हो गया। तो 9 चौक कितना होता है, 36 होता है, ठीक है। इसको मिटा रहे हैं। अब देखिएगा x माइनस वाई बराबर हम लोग 4 लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ से 9 खत्म हो गया, यहाँ से 36 खत्म हो गया, 4 बचा है, माइनस 4 हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो हो क्या जाएगा, x माइनस वाई बराबर में माइनस 4, ये क्या हो गया, समीकरण 2 हो गया, ठीक है। पहला समीकरण क्या है, x प्लस वाई बराबर 14, और दूसरा समीकरण मेरा आ गया है x माइनस वाई बराबर माइनस 4। अब क्या करना होगा, समीकरण को हल करना होगा। समीकरण 1 को 2 से घटाने पर, समीकरण 2 से घटाने पर, समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या करते हैं, घटा रहे हैं। देखिएगा लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर माइनस में 4। अब इसको क्या कर रहे हैं, हम घटा रहे हैं, है ना। ये प्लस माइनस तो खत्म हो जाएगा, है ना, और x मिलकर क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा।
और बराबर में इधर क्या हो जाएगा, 14 में से 4 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 10 बच जाएगा। इस तरह से x का वैल्यू निकल के आ गया है 5। x का वैल्यू क्या निकला, 5। अब x का वैल्यू निकल गया है तो y का वैल्यू हम लोग ज्ञात कर लेंगे। कैसे ज्ञात कर लेंगे, समीकरण 1 से। x का मान समीकरण 1 में रखने पर ऐसा लिख सकते हैं कि x का मान 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई। किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, 2 में भी रख सकते हैं, 1 में भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है। x प्लस वाई बराबर क्या है, 14 है ना। तो x बराबर 5 हो गया है, y बराबर कुछ नहीं और इधर 14, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 14 माइनस 5 बराबर 9 हो जाएगा। ठीक है, आपसे क्या पूछा जा रहा है, छोटी संख्या बताइए। प्रश्न में क्या बोला जाता है कि दोनों अंकों में से छोटा अंक कौन सा है, छोटा अंक बता देना है कि छोटा अंक कौन सा है। तो x बराबर क्या निकला, x बराबर 5 निकला है और y बराबर क्या निकला है, 9 निकला है। तो छोटा संख्या मेरा कौन सा हो गया, 5 हो गया। छोटा संख्या दोनों में कौन है, 5 है। और अंक क्या निकला, संख्या क्या निकला मेरा, x प्लस वाई करने के बाद संख्या क्या निकला, 5 और 9 निकला। इन दोनों को आपस में जोड़िएगा तो 14 हो जाएगा और इसी संख्या में 36 को जोड़ दीजिएगा तो 95 हो जाएगा, है ना। तो बोल रहा था ना कि अंकों का स्थान आपस में बदल जाता है, यानी कि 9 कहाँ आ जाएगा, 5 के जगह पे, और 5 कहाँ चला जाएगा, 9 के जगह पे। कब, जब इस संख्या में 36 को जोड़ा जाएगा तब। ये वाला बात जब हम लागू करेंगे तब। प्रश्न को थोड़ा समझने की जरूरत होता है, बस एक ही जगह समस्या है कि 2 अंकों का संख्या मानना है। 2 अंकों का संख्या हमेशा 10x प्लस वाई होता है, ठीक है। और अंकों का स्थान आपस में बदलेगा तो क्या हो जाएगा, 10y प्लस x हो जाएगा। y आ जाएगा x के जगह पे, x चला जाएगा y के जगह पे, ठीक है। बात बस इतना ही सा है, जो प्रश्न में बोलता है उसको कर देना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपके सामने प्रश्न है, किसी शहर की जनसंख्या उसके 5वें भाग से 5000 अधिक है, तो शहर की जनसंख्या बताइए। ठीक है, शहर की जनसंख्या बताना। बोला क्या जा रहा है कि एक शहर है, उसका जो जनसंख्या है उसके 5वें भाग से 5000 अधिक है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमको मानना होगा कि शहर का जनसंख्या कितना है ना। तो मानेंगे, माना कि शहर की जनसंख्या बराबर x, ठीक है। हम लोग शहर की जनसंख्या को x मान लिए और बोला क्या जा रहा है कि उसके 5वें भाग से 5000 अधिक है, क्या है, शहर का जनसंख्या। तो प्रश्न से चलेंगे, x बराबर x का 5वां भाग है ना। x का 5वां भाग का मतलब क्या होता है कि x गुना 1/5, यानी कि x बटा में 5, ठीक है। शहर का जनसंख्या जो है, शहर के जनसंख्या के 5वें भाग, यानी कि जनसंख्या का 5वां भाग कितना है, x बटा में 5 है ना। इससे भी 5000 अधिक है, तब जाकर के शहर का जनसंख्या हो जाता है, ठीक है। इसको इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं कि x माइनस x बटा में 5 और बराबर में 5000। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि x को x के तरफ में लाए हैं तो ये प्लस में है, इसलिए यहाँ आकर के माइनस में हो गया, ठीक है। तो 5x में से 1x जाएगा तो कितना बचेगा, 4x बटा में 5, ठीक है। 4x बटा 5 कहाँ से आया, देखिए इससे इसमें गुना कर लीजिए और इसको घटा लीजिए। यहाँ जोड़ का चिन्ह होता है तो जोड़ लेते हैं, घटाव का चिन्ह इसलिए घटा लेंगे, है ना। तो 5x में से x जाएगा तो कितना बचता है, 4x बचता है। तो 4x बटा में 5 हो गया है और बराबर में इधर क्या हो जाएगा, 5000 हो जाएगा। x बराबर हम लोग क्या कर लेंगे, 5000 के गुना में 5 बटा में 4, ठीक है। ये 4 बटा 5 बराबर किस तरफ जाता है तो उल्टा हो जाता है, 5 बटा 4 के फॉर्म में हो जाता है। अब इसको क्या करेंगे, कटा लेंगे, ठीक है। 4 से इसको कटाइए, कितना बार में कटेगा देखते हैं। 4 एकम 4 होता है, 1 बच गया है, 4 दूना 8 होता है। यहाँ से कितना 2 निकला, 4 पंजा 20 होता है और 1 0 का 1 0 बैठा लेंगे, है ना। तो निकला कितना यहाँ से, तो 1250 के गुना में 5 हो जाएगा, जो कि निकल के आ जाएगा, कितना हो जाएगा, 0, 5 5 25 की 5 2, 12 25 60 2 62, है ना। तो शहर का जनसंख्या कितना हो गया है, शहर की जनसंख्या बराबर 6250, यही आंसर है, ठीक है। शहर का जनसंख्या कितना है, 6250 है। क्या किए हैं, शहर का जनसंख्या मान लिए हैं। प्रश्न में बोला था किसी शहर का जनसंख्या उसके 5वें भाग से 5000 अधिक है, तो शहर की जनसंख्या बताइए। तो हम मान लिए हैं कि शहर की जनसंख्या कितना है, 1 है ना। तो शहर का जनसंख्या कितना है, तो शहर के जनसंख्या जो है, शहर के जनसंख्या के 5वें भाग से 5000 अधिक है ना। 5वें भाग से 5000 अधिक है। तो सबसे पहले क्या ज्ञात किया कि शहर के जनसंख्या का 5वां भाग कितना होगा।
अगर शहर का जनसंख्या x माने है तो x का 1/5 होगा, यही 5वां भाग होगा। तो x/5 निकल के आया जो क्या है 5वां भाग है। तो हम लिखेंगे शहर की जनसंख्या बराबर x/5 यानी 5वें भाग जोड़ में 5000। 5वें भाग से भी अधिक है ना, 5वें भाग नहीं है, 5वें भाग से 5000 अधिक है। क्या है शहर की जनसंख्या, इसीलिए x बराबर यानी शहर की जनसंख्या बराबर इतना लिखे हैं। फिर x को x के पक्ष में ले गए हैं यानी कि x माइनस x/5 कर लिए हैं बराबर में 5000। समझने वाली बात यह है कि यहाँ जो है भिन्न का घटाव हुआ है ना, हम लोग भिन्न का घटाव सीख चुके हैं। तो इसके नीचे में 1 मान करके एलसीएम लेते हैं तो 5 आ जाता है। ठीक है, 1 से 5 बार में ये कटता है तो यहाँ 5x लिखते हैं, फिर -x लिखते हैं यानी कि 5x में से x को घटाना पड़ता है तब जाके 4x आता है। उससे शॉर्टकट तरीका होता है कि इसको इससे जोड़ लीजिए और इसको घटा लीजिए। तो 5 से x में गुना कीजिएगा 5x हो जाएगा और 5x में से x जाएगा तो 4x बच जाएगा और बाटा वाला नीचे लिख देते हैं। तो 4x/5 बराबर 5000 हो गया है। और x बराबर क्या किए हैं कि 5000 के गुना में ये जो यहाँ गुना में था बराबर किस तरफ जाएगा तो भाग में हो जाएगा। तो 4/5 से 5/4 के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। 4 से ये कटा है 1250 बार में और 1250 गुना 5 बराबर 6250। ठीक है, यही हो गया शहर का जनसंख्या। इस तरह से हम लोग 3 प्रश्न पढ़ लिए हैं। चलिए चौथा प्रश्न पढ़ते हैं। चलिए प्रश्न को देखते हैं। राजीव को विज्ञान में गणित में मिले अंकों के 1/3 अंक मिले, यदि उसे दोनों विषयों में कुल 128 अंक मिले हो तो गणित में कितने अंक मिले। ठीक है, प्रश्न को समझिएगा। प्रश्न में बोला जा रहा है कि राजीव नाम का एक लड़का है जिसको विज्ञान में गणित में मिले अंकों का 1/3 अंक मिलता है। ठीक है, यदि उसे दोनों विषयों में कुल मिलाकर 128 अंक मिले हो तो गणित में कितने अंक मिले होंगे, है ना। तो मान लीजिए नहीं पता है गणित में कितना मिला है तो मान लेंगे कि माना कि गणित में मिले अंक बराबर x। जो आपसे पूछता है उसी को मान लीजिए, है ना। जो आपसे पूछा जा रहा है उसी को मान लेंगे कि वह चीज क्या है x है ना। यही चीज पूछ रहा है ना गणित में कितने अंक मिले, तो गणित में मिले अंक x। ठीक है, तो विज्ञान में कितने मिले होंगे, गणित में x मिल गए हैं तो विज्ञान का निकालेंगे, तभी तो गणित और विज्ञान दोनों को जोड़ लेंगे तो 128 होना चाहिए। विज्ञान में मिले अंक, अब देखिए विज्ञान में मिलने वाला अंक क्या है, यहां से देखिएगा कि राजीव को विज्ञान में गणित में मिले अंक का, है ना, 1/3 अंक मिला है। विज्ञान में कितना मिला है, इस अंक का 1/3। ठीक है, यानी कि x का 1/3, 1/3 का मतलब क्या होता है 1/3 होता है। ठीक है, तो इतना अंक क्या हुआ है विज्ञान में इसको मिला है तो x/3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x/3 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। गणित में मिले अंक का 1/3 क्या होता है विज्ञान में मिलता है। ठीक है, और गणित में अगर x अंक मिला हो तो विज्ञान में कितना मिलेगा, x का 1/3 यानी कि x/3। ठीक है, x का 1/3 यानी कि x/3 अंक मिला होगा। अब देखेंगे कि बोल रहा है कि यदि उसे दोनों अंकों में कुल 128 अंक मिले हों। ठीक है, तो दोनों अंक ये जो है मिला करके 128 है, यानी कि गणित का अंक और विज्ञान का अंक को जोड़ दीजिएगा तो 128 अंक हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए भिन्न का जोड़ बनाते हैं। तो हो क्या जाएगा 3x, इसमें गुना करेगा 3x और x को जोड़ लेगा उसमें तो क्या हो जाएगा 4x। तो 4x/3 बराबर 128। तो x बराबर क्या हो जाएगा 128 गुना में 3/4। ठीक है, अब इस 4 से इसको कटाते हैं तो 4 3 12 हो जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा, है ना। और x बराबर निकल के आ जाएगा 32 में 3 से गुना कर लीजिए, 3 दूना 6 और 3 3 9 होता है, 96 अंक होता है। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा जा रहा था गणित में कितने अंक मिले, और गणित में हम मान लिए हैं कि गणित में x अंक मिले और x का वैल्यू निकल के आ गया है 96, यही हो गया गणित का अंक। ठीक है, गणित में कितना अंक मिला 96 अंक उसको मिला है। ठीक है, बस बात खत्म। तो इसमें क्या था कि राजीव को जो था विज्ञान में गणित में मिले अंक का 1/3 मिला था, यानी कि इसमें मैटर क्या बनाया था कि गणित में जितना अंक मिलेगा उसका 1/3 क्या होगा विज्ञान में उसको मिला है। तो यहाँ 2 चीज हमको मानना था। ठीक है, ऐसा नहीं था कि एक दिया हुआ था और एक को मान लेंगे तो एक से घटा करके बना देंगे, वैसा कुछ नहीं था। यहाँ पे सबसे पहले गणित को मानना था, उसके बाद गणित से विज्ञान का निकालना था। गणित से क्या करना था विज्ञान का अंक ज्ञात करना था।
तो इससे ज्ञात किए कि x का 1/3 क्या होता है, x/3 होता है। ये क्या हो गया, विज्ञान का अंक हो गया, ये क्या हो गया, गणित का अंक हो गया। और इन दोनों को आपस में जोड़ देते हैं तो कुल अंक दिया हुआ है 128, तो 128 लिख लिए। भिन्न का जोड़ बनाने के बाद में x का वैल्यू कितना निकला, 96 निकला, जो कि x हम क्या माने हैं, गणित का अंक क्या माने, x माने हैं। और सवाल में भी हमसे गणित का ही अंक पूछा जा रहा है, इसलिए गणित के अंक कितना हो गया, 96। इस तरह से ये बन गया। अब चलिए आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन बनाते हैं। देखिएगा यह लास्ट प्रश्न बड़ा ही आसान है, सिर्फ समझना है। एक विद्यालय में 200 विद्यार्थी हैं, यदि लड़कियों की संख्या 7/10 हो तो लड़कों की संख्या बताना है। ठीक है, यहाँ आप देख रहे हैं कि विद्यार्थियों की कुल संख्या दिया हुआ है, कुल संख्या दिया हुआ है, कितना है कुल संख्या, 200 है ना। और लड़कियों का भाग दिया हुआ है, लड़कियों का क्या दिया हुआ है, लड़कियों की संख्या का भाग दिया हुआ है। एग्जैक्ट संख्या ना देकर के उसका हिस्सा दिया हुआ है कि इसमें लड़की कितनी मात्रा में है, उनका भाग क्या है, तो 7/10 है। ठीक है, तो लड़कियों का भाग 7/10 है, तो लड़कों का भाग कितना होगा, लड़कों का भाग 1 - 7/10, यानी कि 10 में से 7 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3/10। यहाँ क्या निकल के आ गया, लड़कों का भाग निकल के आ गया। ठीक है, 7/10 और 3/10 को जोड़िएगा तो 1 आएगा, 1 आएगा। ठीक है, जब शेष निकालने की बात की जाती है, एक की भाग दिया रहेगा और दूसरा ज्ञात करना होगा तो उसको क्या करते हैं, 1 में से घटाते हैं। आप सोच रहे होंगे कि 1 कहाँ से है, 1 में से क्यों घटाया जा रहा है, तो समझने की बात है। 1 इसलिए किया जाता है क्योंकि यदि दूसरा हिस्सा ज्ञात करना हो, मान लीजिए कि 2 व्यक्ति में किसी धन को बंटवारा करना है, एक व्यक्ति को उसमें से 7/10 भाग दे दिए, तो दूसरा व्यक्ति को देने के लिए कितना भाग बचा है, शेष भाग ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, 1 में से घटाते हैं। ठीक है, हमेशा 1 में से घटाते हैं, इसको याद रखिएगा। ठीक है, ये क्या होता है कि 1 में से इसको घटा करके शेष ज्ञात किया जाता है। तो स्कूल में कुल विद्यार्थियों में से 7/10 भाग लड़की का था, तो लड़कों का संख्या ज्ञात करने के लिए, भाग ज्ञात करने के लिए, संख्या नहीं भाग ज्ञात करने के लिए 1 में से 7/10 को घटाते हैं, तो 10 जगह इससे गुना कर लेगा 10 और -7 तो 3 हो जाता है, और बटा वाला नीचे लिख देते हैं। 3/10 भाग क्या है, लड़के हैं। अब इससे लड़कों की संख्या ज्ञात किया जा सकता है। क्या पूछा जा रहा है, लड़कों की संख्या। अब ज्ञात कर लीजिए क्या, लड़कों का संख्या बराबर क्या हो जाएगा, देखिए कुल विद्यार्थियों का 3/10 भाग है ना, कुल विद्यार्थियों का 3/10 है ना। तो क्या मतलब गुना होता है ना, तो 200 गुना 3/10 कर लिए, 1 0 से 1 0 काट लीजिए और 20 में 3 से कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाता है। उसमें लड़के कितना है, तो लड़कों की संख्या आ गया 60 और लड़कियों की संख्या कितना होगा, 200 में से 60 को घटा लीजिए, 200 में से 60 को घटा लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 140, जो कि क्या हो जाएंगी, गर्ल्स हो जाएंगी, इतनी लड़कियां हो जाएंगी। ठीक है, या तो फिर इसके भाग से भी ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, 200 गुना में 7/10, 1 0 से 1 0 काटिए, 20 7 140 होता है। 140 क्या निकले, लड़कियां। ठीक है, क्यों, क्योंकि 7/10 किसका हिस्सा है, लड़की का है, लड़की का है ना, इसीलिए लड़की का हिस्सा से 200 में गुना करेंगे तो क्या निकलेगा, लड़की का संख्या निकलेगा, जो कि 140 हो जाएगा। वैसे हमसे पूछ क्या रहा था, सिर्फ लड़कों का संख्या पूछ रहा था, तो मेरा आंसर इसमें से क्या हो गया, 60 हो गया है। ठीक है, ऐसे करके बना सकते हैं। और इसको और जल्दी बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि अगर अगला हिस्सा यानी लड़कियों का हिस्सा 7/10 है, तो आप खुद समझिए कि लड़कों का हिस्सा कितना होगा, इसको घटा लेंगे तो 3/10 होगा लड़कों का हिस्सा, है ना, लड़कों का हिस्सा, और 200 से गुना कर लीजिए, इसमें 1 0 से 1 0 काट लीजिए, 20 3 60 हो जाता है। यही हो गया लड़कों का संख्या। तो इस तरह से बनाया जा सकता है। ठीक है, अगर आप बिगनर होंगे, शुरू में सीख रहे होंगे, आपको ऐसा प्रश्न कभी नहीं बनाए होंगे, तो उसको ऐसे ही आप बना सकते हैं कि कुल संख्या लिख लीजिएगा 200, लड़कियों का हिस्सा आपको पता है कि 7/10 है, तो लड़कों का हिस्सा ज्ञात कर लीजिएगा, और लड़कों का हिस्सा ज्ञात करने के लिए 1 में से घटाना होता है। ठीक है, और एक चीज और मैं बता दूं आपको कि 7/10 और 3/10 को आपस में जोड़िएगा तो 1 ही हो जाता है। हो जाता है कैसे, 7/10 प्लस 3/10 कर लीजिए, 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 10 ही हो जाएगा। और ये कितना बार में जाएगा, 10 से 10 कितना बार में कटा है, 1 बार में, इसलिए 7 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये भिन्न का जोड़ बनाना है, तो 10/10 बराबर में क्या होगा, 1 हो गया है ना। इसीलिए 1 से घटाया जाता है, शेष ज्ञात करने के लिए 1 से घटाया जाता है ना। अगर मैं बोल दूं कि कोई धन है, उसमें से 2/4 भाग, 2/5 भाग, चलिए 2/5 भाग किसी एक को दे देते हैं,
है ना। यानी कि चलिए राम को दे देते हैं। कोई धन का 2/5 किसको दे दिया जाता है, कोई धन मान लीजिए x है, इसका 2/5 जो होगा है ना राम को दिया जाता है, राम को। ठीक है, तो कितना भाग दिया गया है 2x/5, 2x के नीचे में 5 है ना। तो अब बता रहे शेष भाग कितना बचा है, दूसरा को देने के लिए तो x में से इसको घटा लेंगे है ना, x में से घटा लेंगे तो 5 से इसमें गुना करेंगे, 5x में से 2x जाएगा तो 3x/5। अभी 3x/5 भाग दूसरा को देने के लिए बचा हुआ है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि यदि शेष ज्ञात करना हो तो उसको 1 में से घटाते हैं या x में से घटाते हैं। x या 1 ये मानने वाली चीज है, इसको x भी मान सकते हैं, यहाँ हम x भी मान सकते थे। ठीक है, और 1 भी मान लिए। तो इस तरह से आपका आज के क्लास का अंतिम सवाल बन गया है। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको यह 5 प्रश्न ठीक से समझ में आए होंगे। अगर आप मेरे क्लास से कुछ सीख पाते हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में टॉप 5 क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।